हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है साइबर क्राइम। एंड बच्चे जो है इस टॉपिक को अधिकतर छोड़ देते हैं ये सोचते हुए कि ये उनको नहीं समझ में आएगा या ये उनको अपने पेपर के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन जो साइबर क्राइम का टॉपिक है वो उतना ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, एक बार अगर आप उसे समझ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहने वाली है, आपको परेशानी नहीं होने वाली है अगर आपको एक बार ये चीज समझ में आ गई। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपनी क्लास में। मेरा नाम है समीर, आपका स्वागत है प्रशांत शर्मा क्लासेस में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बात कर लेते हैं साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि पेपर में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग आप इस तरीके से समझ लो कि आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए सिमिलर वेबसाइट जो आप डे टू डे में इस्तेमाल करते हैं, जैसे google.com हो गया या नॉट google.com, उससे भी अगर प्रिसाइज कहूं तो facebook.com, ट्विटर या अब जो एक्स हो चुका है, ठीक है, इस टाइप के वेबसाइट का एक अलग सा या कह सकते हैं उसी के जैसा सिमिलर एक पेज बनाया जाता है जिसमें आप क्या करते हो, अपने डिटेल्स डालते हो। आप ये सोच के डालते हो कि आप उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, जैसे कि फेसबुक पे डाल रहे हो या एक्स पे डाल रहे हो, लेकिन आप एक फेक वेबसाइट पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहे होते हो। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। तो एक बार देख सकते हैं फिशिंग क्या कहता है। फिशिंग हमले धोखाधड़ी वाले संचार भेजने की प्रथा है। क्या प्रथा है? धोखाधड़ी वाले संचार भेजने की प्रथा है जो किसी प्रतिष्ठित स्रोत, जैसे यहाँ पे प्रतिष्ठित स्रोत की बात हुई थी तो हमने क्या कहा था? एफबी, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, या हम कहें फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, या और कोई भी वेबसाइट हो गया लाइक स्नैपचैट हो गया। ठीक है, अधिकतर हैकर्स इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं और इन ट्रस्टवर्दी वेबसाइट पे हम लोग आंख बंद करके कर लेते हैं। जबकि उन अगर ऐसी वेबसाइटों को पता करना है कि ये ऐसी वेबसाइट कौन सी है, कौन सी फिशिंग है, कौन सी ओरिजिनल है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है यूआरएल चेक करना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूआरएल का जो आपका फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आपको यूआरएल चेक करना होता है कि क्या ये वही यूआरएल है जो मैं डालता हूं। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक है तो facebook.com ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फेसबुक की जगह पे फेक बुक लिखा हुआ है, फेकबुक.com। देखने में बहुत सिमिलर लग रहा है लेकिन ये सिमिलर होते हुए भी नकली है। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट से हमें बचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है, ये आमतौर पर ईमेल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, मेन इसका अटैकिंग टेक्निक क्या है? ईमेल से किया जाता है। लक्ष्य क्रेडिट कार्ड, इसका लक्ष्य क्या होता है? मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है कि जो क्रेडिट कार्ड है, लॉगिन जानकारियां हैं जैसे कि संवेदनशील डेटा को चुराना या पीड़ित की मशीन पर मैलवेयर इंस्टॉल करना। अच्छा, फिशिंग अटैक से मेजर मैलवेयर डालना तो नहीं होता है इतना। ठीक है, देखिए, हैकर का दिमाग आप नहीं समझ सकते कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जो मेजर रहता है हैकर का फिशिंग के द्वारा अटैक जब करता है तो वो आपके क्रेडेंशियल्स को चुराना, यानी कि जो आपका डेटा है, आपका जो भी डेटा है उसको चुराना उसका मेन काम होता है। क्या चुराना उसका काम होता है? डेटा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, क्रेडिट नंबर, ठीक है, उसका सीवीवी, उसका एक्सपायरी, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर किसी के पास ये सब है तो वो बाईपास कर सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डिंग, जो कि इलीगल है कई सारी कंट्रीज में, और क्योंकि ये एक तरीके से चोरी है। ठीक है, तो हैकर्स क्या करते हैं? फिशिंग अटैक का इस्तेमाल करते हैं एंड आपके कौन से डिटेल्स लेते हैं? क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या फिर आपके खुद के डिटेल्स, जैसे नाम, पता, एड्रेस। ठीक है, आपका सिक्योरिटी नंबर, जैसे यूएसए में क्या है? यूएसए में आपका चलता है सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, यूएसए में क्या चलता है? सिक्योरिटी नंबर। हमारे यहाँ पे क्या चलता है? आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड पे जो नंबर है वो हमारे सिक्योरिटी कार्ड की तरह ही काम करता है। तो ये ध्यान रखना, फिशिंग ये चीज होती है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी विशिंग। अब फिशिंग और विशिंग में बहुत अंतर नहीं है, बहुत एक पतली सी लाइन है। क्या कि जो फिशिंग है वो वेबसाइट के द्वारा, ईमेल के द्वारा की जाती है, लेकिन जो विशिंग है वो कॉल के द्वारा की जाती है। इसमें कॉल किया जाता है। आपने अभी कुछ दिनों पहले यूपीआई का एक ऐड देखा होगा जहां पे जो है दो कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे वो यूपीआई के बारे में बताते हैं कि किसी को भी अपना वो नहीं शेयर करना चाहिए। तो वहां बताया क्या है
कि लोग कॉल करके कहते हैं कि आपका जो है एटीएम ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं, आपका जो है अकाउंट वो रीफ्रीज हो जाएगा या वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे वाले जो फ्रॉड्स होते हैं या ऐसे वाले जो हैकिंग अटैक्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं विशिंग। तो देख लेते हैं विशिंग क्या कहता है। विशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है। किस तरीके का हमला है? सोशल इंजीनियरिंग हमला। सोशल इंजीनियरिंग हमले वो हमले होते हैं जहां पे आप फिजिकली कोई चीज नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोड नहीं कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हो किसी भी चीज को हैक करने के लिए, यहाँ पे सोशली आप उस बंदे की जगह पर अपने आप को रखते हुए हैक कर रहे हो। एक तरीके से कहूं तो आप इंसान को ही हैक कर रहे हो कि वो बंदा कैसे सोचेगा, अगर उसको पासवर्ड बनाना है तो वो क्या पासवर्ड बना सकता है, वो कहां जा सकता है। दिस टाइप ऑफ हैकिंग इज समटाइम्स रिफर्ड एज सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है। अच्छा, ये किस प्रकार का हमला है? सोशल इंजीनियरिंग हमला है जो फोन पर होता है। किस पर होता है? फोन पर होता है। कॉल करने वाला किसी अन्य अपराध को अंजाम देने में उपयोग करने के लिए आपकी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी निकालने का प्रयास करता है। लक्ष्य अक्सर आपके बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त करना होता है। ठीक है। कहां पे पहुंच प्राप्त करना होता है? आपके बैंक खाते में। जी मेरा नाम सरिता है और क्या कहते हैं, मैं एसबीआई बैंक से बोल रही हूँ। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया है, आपका अकाउंट नंबर। अब देखिए इनके पास अकाउंट नंबर कैसे पहुंचते हैं? आप इतने सारे वेबसाइट पे आप अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डेटा को डालते हैं, तो जब डेटा आप डालते हैं वो वेबसाइट कभी ना कभी क्या हो जाती है, हैक हो जाती हैं, या कहें तो उनका जो डेटा है बेस है, उनका डेटाबेस जो है वो क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। और जब डेटाबेस लीक हो जाता है तो ये जो डेटा है ये किलो के भाव से ये अरबों के भाव में डार्क मार्केट या कहें तो डार्क नेट पे बिक जाता है। और ये जो बिक जाता है, ये बिके हुए डेटा को लोग खरीदते हैं और वहीं से आपका डेटा उन्हें मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है जिस भी ट्रस्टेड वेबसाइट है उसी पे ही अपने क्रेडेंशियल्स डालें, हर किसी पे अपना क्रेडेंशियल्स ना डालें। ठीक है। ये तो बात हो गई कि विशिंग क्या होती है। एक चीज होती है साइबर बुलिंग, और आज के टाइम में साइबर बुलिंग सबसे ज्यादा की जाती है, ज्यादा मात्रा में की जाती है। अब साइबर बुलिंग होती क्या है? देखो बुलिंग तो हमें सबको मालूम है, बुलिंग रैगिंग ये सब हमें मालूम है कि क्या होता है। स्कूल में, कॉलेजेस में आप अगर कमजोर हैं तो बड़े लोग आप पे है ना बुली करेंगे, आपको छेड़ेंगे, रैग करेंगे कि ये कर वो कर, है ना। तो ये हो गया फिजिकल बुलिंग। लेकिन यही चीज जब आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड साइबर बुलिंग, जहां पे हम लोगों को चढ़ाते हैं, लोगों की टिप्पणियां करते हैं, गंदी टिप्पणियां करते हैं, उनपे क्या कहते हैं, बॉडी शेम करते हैं उनको। तो इस टाइप के को भी हम लोग क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने, धमकाने, शर्मिंदा करने, अब शर्मिंदा करने मतलब बॉडी शेमिंग करने, अधिकतर बॉडी शेमिंग होती है। ठीक है। बॉडी शेमिंग करने के लिए या निशाना बनाने के लिए प्रौद्योगिक का उपयोग करते हैं। यह स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट और गेमिंग सिस्टम जैसे उपकरणों पर होती है। अब बात कर रहे थे हम लोग कि गेमिंग सिस्टम के अंदर कैसे कोई है ना बुली कर सकता है, साइबर बुली कैसे कर सकता है। तो हाँ, गेमिंग के अंदर भी साइबर बुलिंग हो सकती है। जैसे कि गेम, जैसे कि पबजी आप समझ लीजिए, पबजी हो गया, कंप्यूटर गेम जैसे वैलो हो गए। तो इन गेम में एक ऑप्शन होता है जहां पे आप किसी अपने टीममेट के साथ बात कर सकते हो। तो वहां पे भी लोग कई बार रेसिज्म जोक्स पास करते हैं कि तू ऐसा है, क्यों वैसा है। ठीक है। कास्ट, क्रीड, इन पे जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये भी एक बुलिंग के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। और क्योंकि ये फिजिकल नहीं है तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? ये आएगा आपका साइबर बुलिंग के श्रेणी में। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है हैकिंग। हम इतनी देर से हैकिंग 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 कर रहे हैं, लेकिन हैकिंग एक्चुअली में होती क्या है? हैकिंग को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हैकिंग किसी भी नेटवर्क या कंप्यूटर में कोई अगर नुकसान, कोई गैप है, या कह सकते हैं कोई बग है, या कहें कि कोई कमजोरी है उस सिस्टम के अंदर, उसी कमजोरी पे बार बार हथौड़ा मार के या बार बार अटैक करके अगर हम लोग एक्सेस ले पा रहे हैं कंप्यूटर या नेटवर्क के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है, पर इसमें एक जो मेन पार्ट है कि क्या, कि कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरियों की पहचान करने और फिर उनका फायदा उठाने का कार्य है। क्या कार्य है? हैकिंग जो है कार्य है कि पहले कमजोरियां ढूंढना और उनसे फिर फायदा उठाना। ठीक है। तो इन कमजोरियों को कई बार हम लोग क्या कहते हैं? बग या वर्नेबिलिटी।
इसके थ्रू जो है हैकर्स आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस ले पाते हैं। ठीक है, अब हैकिंग की बात हम लोगों ने कर ली, तो जो लोग ऐसे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग हैकर्स कहते हैं। अब ये हैकर भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका व्हाइट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जिनके पास अनुमति होती है, या कहें कि उनके पास परमिशन होती है किसकी, हैकिंग करने की, किसी सिस्टम के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर या किसी कंपनी के अंदर। इसके लिए उनको कई बार क्या दी जाती है, बग बाउंटी दी जाती है। क्या दी जाती है, बग बाउंटी दी जाती है। जिन्होंने भी फाइंड किया है वो बग, उनको कुछ अमाउंट पैसा दिया जाता है उनके कार्य के लिए, उनके काम के लिए, एक अप्रीजल कि हाँ भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने हमें अपना हमारा बग बता दिया, हम इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया व्हाइट हैट हैकर का काम। दूसरे टाइप के हैकर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, अनऑथराइज होते हैं, और उनका अधिकतर जो मोटिव होता है, या कहें कि उनका उद्देश्य जो होता है, वो अधिकतर आपको पीड़ा पहुंचाने का होता है, या कहें तो आपका जो है, जो डिटेल्स है या डेटा कहें, वो चुराना उनका काम है। ठीक है, और जो ग्रे हैट हैकर है वो इन दोनों के बीच में आता है, व्हाइट हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। ठीक है, तो ये एक कहे तो ये कंप्लीट हैकर भी नहीं होते हैं, ये स्क्रिप्ट बेस्ड हैकर्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये लोग स्क्रिप्ट को डाउनलोड करते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट को रन करते हैं। लेकिन जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं या ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो अपने खुद के पर्सनल स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, एंड देन उसके बाद उनको फाइंड करके या तो अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी को बता देते हैं। तो टाइप ऑफ हैकर्स की बात करें तो व्हाइट हैट हैकर्स संगठनों को मजबूत सुरक्षा विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, वेबसाइट जो व्हाइट हैट हैकर्स है संगठनों को मजबूत सुरक्षा विकसित करने में मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा कमजोरियों की जांच करते हैं। ठीक है, जो साइबर सुरक्षा कमजोरियां हैं, जैसे जो वर्नेबिलिटीज हमें मिली, उनको फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। जबकि जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित होते हैं, मतलब उनके अंदर एक मिशीवनेस होता है कि नहीं नहीं भैया हम तो इसके अंदर अपना फायदा ढूंढेंगे। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर क्या होता है, सामने वाले कंपनी का फायदा ढूंढते हैं। लेकिन जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स हैं, उनका काम क्या होता है, वो ढूंढते हैं कि भैया हमारी कैसे फायदा होगा अगर हम इसको हैक करते हैं। और जो ग्रे हैट हैकर्स हैं, ये बीच के अस्पष्ट क्षेत्र में काम करते हैं। वे दुर्भावनापूर्ण नहीं है, लेकिन वे हमेशा नैतिक भी नहीं होते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो इतने ज्यादा क्या कह सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं किसी सिस्टम को, लेकिन उनका जो मोटिव है काम करने का या मोटिव है हैक करने का, वो नैतिक नहीं है। मतलब वो अनैतिक काम करने का भी सोच के काम करते हैं, इसी चक्कर में उनको ग्रे हैट हैकर कहते हैं। हाँ, और ये दोनों के बीच में आते हैं, किनके बीच में, व्हाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर के। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपका स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है, स्पूफिंग किसी अज्ञात स्रोत से संचार को ज्ञात और विश्वसनीय स्रोत से छिपाने का कार्य करता है। अब ये क्या बात हो गई, अब आप ऐसे समझ लो इस चीज को कि आपने लेटर लिखा, आपका नाम सुरेश है और आपने लेटर लिखा है महेश को। ठीक है, तो सुरेश से लेटर आपको महेश तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, पोस्टमैन का मदद लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये है सुरेश और आपको मैसेज भेजना है महेश को। तो यहां पे पोस्टमैन जो है, यहां पे जो है आपका पोस्टमैन सुरेश से लेटर लेगा एंड महेश को देगा। ऐसा ही चलता है ना, और तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब अगर सपोज करो ये जो पोस्टमैन है, ये मेरा आदमी निकल के आ जाए, मेरा नाम समीर है, ये मेरा आदमी निकल के आ जाए, मैंने इसको पैसे दे दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सुरेश का लेटर लिया। ठीक है, मैंने सुरेश का लेटर लिया, क्योंकि वो क्या था, पहले सुरेश जो है लेटर किसको ले रहा था, पीएम को दे रहा था, या कह सकते हैं कि हमारा पोस्टमैन को दे रहा था। अब पोस्टमैन से मेरे पास आ गया। ठीक है, मैंने लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ के मैंने चेंजेस कर दिए अपने हिसाब से, और क्या किया, फिर से मैंने ये लेटर पोस्टमैन को दे दिया, और पोस्टमैन से ये फिर कहां गया, महेश के पास गया। तो क्या हुआ, महेश को तो लगा कि ये लेटर कहां से आया, सुरेश के पास से आया है, लेकिन एक्चुअली में लेटर कहां से आया, मेरी तरफ से ये लेटर पहुंचा। तो स्पूफिंग क्या है, किसी अज्ञात स्रोत से संचार को ज्ञात करना। ठीक है भैया, किसी मतलब स्पूफिंग क्या है, किसी अज्ञात स्रोत, ये अज्ञात स्रोत है मैं,
से यहाँ से संचार को ज्ञात करना। तो मैंने क्या किया, ये पोस्टमैन से मैंने ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो गैदर किया और किसी विश्वसनीय स्रोत से छिपाने का कार्य है। अब विश्वसनीय सोर्स क्या था, सुरेश। सुरेश को तो ये बात पता ही नहीं है ना कि मैंने वो डेटा एक्वायर कर लिया या वो डेटा मेरे पास है और मैंने उसको चेंज कर दिया है। ये बात मुझे सिर्फ मालूम है, सुरेश को नहीं मालूम है। तो क्या किया मैंने, जो ज्ञात स्रोत था उसको तो छिपा दिया और जो दूसरा सोर्स जिसको मालूम ही नहीं है कि ये कहां से पहुंचा है। तो इस तरीके के जो एक्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई स्पूफिंग। नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज आती है आपका स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होता है, आपने अपना जब भी जीमेल या हॉटमेल या रेडिफ मेल जब भी खोला होगा तो वहां पे प्रमोशन टाइप के बहुत सारे मेल देखे होंगे कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, ये ऑफ वो ऑफ। ठीक है, स्पैम लिस्ट में भी जाओगे तो वहां पे भी कई सारे ऐसे ऑफर्स होंगे जिन कंपनियों का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो होता क्या है, जो कंपनीज होती हैं या कहें कि हैकर्स जो होती हैं, देखिए कई बार कंपनीज अपने प्रमोशनल मेल भेजती हैं, वो ठीक है, वो तो अपना प्रमोशन करने के लिए वो मेल भेज रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कई बार हैकर्स अपने मेल इंसर्ट कर देते हैं। और अगर जब भी हम गलती से वो मेल खोलते हैं एंड उनके द्वारा प्रोवाइडेड कोई भी लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बंटाधार हो जाता है, हम लोग हैक हो जाते हैं। तो ईमेल स्पैमिंग क्या है, स्पैम ईमेल अवांछित और अवांछित जंक ईमेल है जो अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजता है। थोक में मतलब क्वांटिटी में भेजता है। किसमें भेजता है, क्वांटिटी में भेजता है। इससे होता क्या है कि जो ओरिजिनल मेल हैं वो दब जाते हैं और जो जंक वाले मेल हैं जिनमें आपका मेलवेयर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ट्रोजन हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, वो वाले आपके ऊपर आ जाते हैं। अब उनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो हाल क्लिक हो जाएंगे भैया। ठीक है, क्योंकि उनमें ऑफर दिया जाता है कि इस लिंक को क्लिक करें और आप $10,000 जीत जाएंगे। तो इस टाइप के लिंक आप जब भी देखेंगे तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ भैया $10,000 है भाई, बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं तो इसी को लिंक को क्लिक कर दूंगा। और जैसे आपने लिंक क्लिक किया आपका सारा डेटा उनके पास पहुंच गया। ठीक है, या कहें तो एक उन्होंने बैकडोर दिया, अगर आपको उन्होंने बैकडोर लिंक दिया हुआ है और आपने इसको क्लिक किया तो अब वो जब चाहे आपके सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं, जब चाहे वो आपके सिस्टम में ताका जाकी कर सकते हैं। फिर आती है आपका साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, अब देखो स्टॉकिंग तो आपने सुना होगा कि कि लड़की का पीछा कर रहा है या लड़के का पीछा कर रहा है, तो ये चीज तो कहलाती है स्टॉकिंग। लेकिन यही चीज अब इंटरनेट के माध्यम से की जाए तो क्या कहलाएगी, साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं दीपिका पादुकोण को बड़ा पसंद करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसके प्रोफाइल पे गया, उसको फॉलो किया, मैं उसकी स्टोरियां देख रहा हूँ कि हाँ भैया ये बंदा कहाँ पर जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। मैं उसको मीडिया में उसकी फुटेजेस देख रहा हूँ। अगर वो पॉपुलर है तो, नॉन पॉपुलर है तो मैं उसकी स्टोरी, ईमेल, फ्रेंड, कौन इसके फ्रेंड है, कहाँ पे लास्ट बार गई। तो इस तरीके के जानकारी को जब कोई हैकर या जब कोई बंदा उसे गैदर करता है, इसी डेटा को हम क्या कहते हैं, साइबर स्टॉक डेटा कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग क्या कहता है कि साइबर स्टॉकिंग तब होती है जब कोई अपराध करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार, सोशल मीडिया और अन्य तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, किन किन का इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक संचार। इलेक्ट्रॉनिक संचार मतलब यही जैसे कि टीवी, नॉट टीवी, फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गया, पीसी हो गया। ठीक है, टीवी नहीं आएगा आपका, वैसे हाँ इलेक्ट्रॉनिक संचार है लेकिन टीवी पे आने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहां से डेटा लिया जाएगा, आपके फोन से, जो भी आप पर्सनली इस्तेमाल करते हैं, फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, आपका पीसी हो गया, आपने गलती से किसी को पीडी दे दी, अपनी पेन ड्राइव दे दी। ठीक है, तो उसके अंदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिया ताकि वो आपको स्टॉक कर सके। ठीक, अच्छा, इससे किसी को परेशान करने, डराने या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के लिए ईमेल, डायरेक्ट मैसेजिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि साइबर स्टॉकिंग क्या है, कि किसी की इंफॉर्मेशन निकालना और फिर उसको अपने यूज के लिए या अपने कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, और या तो उसको धमकी देना कि यार तू इधर गया हुआ, मैं तेरे पापा को बता दूंगा। ठीक है, कई बार होता है ना, हमारे दोस्त कहते हैं मुझे मालूम है तू कहां पर है, या तो उन्होंने देख लिया है या फिर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। किसके थ्रू स्टॉक कर रहे हैं, साइबर स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग अपने रिश्तेदारों को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो हमें देख ही ना पाए। लेकिन हैकर्स जो है वो एक स्टेप आगे होते हैं, या तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसे फांसेंगे ताकि वो आपकी पूरी की पूरी डिटेल ले सकें।
ठीक है, वो आपको स्टॉक कर सकें। नेक्स्ट चीज आती है आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। और सॉफ्टवेयर पायरेसी में इंडिया नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया की बहुत हाई रैंकिंग है कि अधिकतर जो सॉफ्टवेयर है हम लोग हमारे यहाँ पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए बड़ी कंपनी जैसे कि अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि कोई बड़ी कंपनी है लाइक अडोब, बड़ी कंपनी है जैसे कि अडोब, तो अडोब अपना एक सॉफ्टवेयर बेचती है जिसका नाम है प्रीमियर प्रो, या उसका नाम फोटोशॉप है, या आफ्टर इफेक्ट्स है, या अपना वो एक पूरा क्लाउड पैक बेचती है। ठीक है, तो अगर उसका सालाना या सालाना कहें या मंथली कहें, मंथली अगर कहें तो 2310 रुपए उसका चार्ज होता है, एक महीने का 2310 रुपए चार्ज है एग्जाम्पल के लिए। तो अब भैया देखो, हर बंदे को है ना सॉफ्टवेयर तो अच्छे अच्छे इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो अच्छा अच्छा नहीं करना है। ठीक है, और हर कोई नहीं भी कर सकता है। तो इसी को, इससे बचने के लिए, इस पैसे से बचने के लिए लोग क्या कर देते हैं, इन सॉफ्टवेयर के अंदर एक रिक्वायरमेंट या कहें तो एक की होती है, लाइसेंस की होती है। एक क्या होती है, लाइसेंस की होती है। और जो हैकर्स होते हैं वो ये या तो इधर ये लाइसेंस की हटा देते हैं, और इस लाइसेंस की जगह पे अपना इन्फेक्टेड कोड, इन्फेक्टेड कोड इंसर्ट कर देते हैं। जब भी होगा क्या, अब जब भी आपने उनका पायरेटेड ऐप इस्तेमाल किया, तो ऐप तो वैसे ही काम करेगा जैसे काम कर रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस चल रहा है। बिहाइंड द सीन वो क्या कर सकते हैं, एक बैकडोर आप क्या कर सकते हैं, आपके मशीन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आपके जो सिस्टम 32 का जो लोग कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एक फोल्डर होता है जबकि कहते हैं सिस्टम 32, वो उसको चेंज कर सकते हैं, आपको लॉग आउट करा सकते हैं, एंड बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपका भी नुकसान होता है। और कई बार क्या है कि अगर आप जैसे कि कोई शेयर्ड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपके सिस्टम को कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, सॉफ्टवेयर चोरी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनधिकृत उपयोग, प्रतिलिपि बनाने या वितरण करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उनको, वो भाई क्या होता है, वो कॉपीराइटेड होते हैं, तो उनकी कॉपीराइटेड जो डेटा है या उनका एप्लीकेशन है, उनको बेचना ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिक बॉम्ब। अब लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, तो लॉजिक बॉम्ब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सपोज करिए कि हमारा जो हैकर है वो थोड़ा सा चालाक है। ठीक है, आपने कोई चीज डाउनलोड कर ली या कोई चीज आपने मैलिशियस लिंक पे क्लिक कर लिया, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन पीछे जो वो कोड रन हो रहा है, तो वो आपको मॉनिटर कर रहा है 24 घंटे। और आपने कोई उसका एक कंडीशन, जैसे सपोज करिए किसी ने है ना आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर लॉजिक बॉम्ब इंसर्ट करके रखा हुआ है, या कहें कि आपने कोई मैलिशियस यूआरएल पे क्लिक करके रखा है, और कुछ टाइम आपका बीत चुका है। ठीक है, कुछ टाइम आपका बीत चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आप Amazon पे गए, यहां से किस पे गए, Amazon पे गए, और वहां पे आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली, तो होगा क्या, लॉजिक बॉम्ब जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और या तो वो अपना की लॉगर भेज देगा आपके पास, ताकि जब भी आप जो की दबाएंगे अपने कंप्यूटर पे, वो उसको क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, और रिकॉर्ड करके किसके पास भेज देगा, जहां पे ये लॉजिक बॉम्ब या जहां से ये यूआरएल लिंक्ड है। लॉजिक जो है क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, तो लॉजिक बॉम्ब का काम ये होता है कि जब कोई पर्टिकुलर लॉजिक कंप्लीट हो जाए या लॉजिक वो फुलफिल हो जाए, वो तभी बॉम्ब एक्टिवेट होता है। कि बॉम्ब की तरह है, जैसे सीरियल बॉम्ब्स होते हैं, होता क्या है कि एक टाइम पे फटना होता है, तो वो क्या होता है कि हाँ ये जैसे 12 बजे फटना है तो 12 बजे फट जाएगा, तो वहां पे क्या है, वो 12 बजे जो है वो एक कंडीशन है, तो जब 12 बजे तो बम फट गया। सेम वे, अब ये बम तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, लॉजिक बम है। तो जब वो लॉजिक या कहें कि वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जब वो बॉम्ब जो है एग्जीक्यूट होगा, या कहें तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, जिससे आपको बाद में नुकसान हो सकता है। तो लॉजिक बम सॉफ्टवेयर में एम्बेड एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड है, जो कि विशिष्ट शर्तों के पूरे होने तक, ठीक है ध्यान रखिएगा, विशिष्ट शर्तों के पूरा होने तक निष्क्रिय रहता है, मतलब कोई हरकत नहीं रहता है जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हुई भी होती है। अच्छा, और ये आता कैसे है, ये एम्बेड होके आता है। सपोज करिए आपने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, और ये लॉजिक उसके अंदर है,
ठीक है, आपको नहीं मालूम है ना, वो तो उसके पीछे है, वो बिहाइंड द सीन वर्क हो रहा है। क्योंकि जब आप एक पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं, तो कई सारे परमिशन को आप एग्री करते हुए जाते हैं, आप नहीं देखते हैं, या फिर कहें कि उसके अंदर इन्फेक्टेड कोड होता है जो कि बिहाइंड द सीन रन होता है, या कहें फोरग्राउंड में रन होता है। ठीक है, किस में रन होता है? फोरग्राउंड में रन होता है। ठीक, तो ऐसे में आपको नहीं मालूम चलेगा कि लॉजिक बॉम्ब कब एक्टिवेट हुआ, कब आपने कंडीशंस कंप्लीट किए। ठीक है, ट्रिगर होने पर, मतलब जैसी कंडीशन पूरा हुआ, एक लॉजिक बॉम्ब वायरस एक विनाशकारी कार्रवाई को अंजाम देता है, जैसे फाइल हटाना या महत्वपूर्ण सिस्टम को बाधित करना। जैसे कि सिस्टम 32 के अंदर इन्फेक्शन डाल दिया, ठीक है, या आपके फाइल्स डिलीट कर दिए, या वो फाइल्स डिलीट नहीं किए, डाउनलोड कर लिया और फिर डिलीट कर दिए, तो और फिर आपको धमका रहा है कि अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपकी आती है, नेक्स्ट चीज आपकी आती है ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, अब आप कहोगे ईमेल बॉम्बिंग, तो अभी इससे रिलेटेड हमने एक चीज पढ़ी, क्या? स्पैम ईमेल। क्या? स्पैम ईमेल। अच्छा, अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि देखो, बॉम्ब, जब भी आपको वर्ड सुनाई दे बॉम्ब, ठीक है, तो ये कई तरीके के बॉम्ब होते हैं। एक तो लॉजिक बॉम्ब आपने देख लिया, अभी आप मेल ईमेल बॉम्ब भी देखेंगे, एसएमएस बॉम्ब भी होता है, ठीक है, फोन बॉम्ब भी होता है। ठीक है, और हाँ, एक और चीज, बॉम्ब शब्द कभी एयरप्लेन में मत इस्तेमाल करिएगा, वरना आप पे बड़ी बड़ी धाराएं लग जाएंगी। ठीक है तो इतना तो मैं मालूम है, आपको मालूम होगा कि बॉम्ब शब्द जो है एयरलाइंस में नहीं बोलते, एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो इसको सख्त खिलाफ रहती है और बहुत अलर्ट रहती है इन शब्दों पे। ठीक है, अच्छा, जब भी शब्द आप बॉम्ब सुने तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब बॉम्ब होता है तो कई सारे परकच्चे उड़ जाते हैं। ठीक है, परकच्चे हो जाते हैं, चीजें फट जाती हैं, चीजें टुकड़ों में टूट जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो जब भी वर्ड बॉम्ब आपको सुनाई दे, चाहे वो ईमेल बॉम्बिंग हो, चाहे वो लॉजिक बॉम्ब हो, आपका क्या कहते हैं एसएमएस बॉम्बिंग हो, फोन बॉम्बिंग हो, तो आपको समझ में आना चाहिए बहुत बल्क में वो चीज की जा रही है। ठीक है, जब भी बॉम्ब सुनाई दे तो क्या, कि बहुत बल्क में, बहुत ज्यादा लेवल पे की जा रही है। ठीक है, तो ईमेल बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए, अभी हम लोग जो स्पैम ईमेल की बात कर रहे थे, हमने ये कहा कि भैया होगा क्या कि हैकर्स या तो उसी के जैसा आपको मेल भेजेंगे जो ईमेल आप अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पेटीएम की तरह ही आपको एक मेल भेजेंगे, तो वो भी एक स्पैम मेल के कंडीशन में आता है। या आपको कुछ ऑफर्स देंगे कि अरे आप ये लिंक क्लिक करिए, आप $10,000 जीत जाएंगे, $1,000 जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के वाले को भी हम क्या कहते हैं, स्पैम ईमेल कहते हैं। लेकिन जब बात करें ईमेल बॉम्बिंग की, तो कोई हैकर जो है जानबूझ के आपको इतने मेल भेजता है ताकि आपका जो मेलिंग सिस्टम है, जैसे कि जीमेल है, या किसी आप सर्वर पे काम कर रहे हो, तो सर्वर पे जो मेल है वो इतने ज्यादा पहुंच जाए ताकि आप उसे हैंडल ना कर सके, एंड आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, या क्या है तो खराब हो जाए। तो ईमेल बॉम्ब नेट दुरुपयोग का एक रूप है जो मेल बॉक्स को क्या कर देता है, ओवरफ्लो करने के लिए एक ईमेल एड्रेस पर बड़ी मात्रा में ईमेल भेजता है। ठीक है, उस सर्वर को प्रभावित करता है जहां ये ईमेल एड्रेस होस्ट किया गया है। अब भैया एग्जांपल के लिए देखो, जो हमारा जीमेल है वो किसका है? गूगल का है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं, तो वहां पे आपको बहुत टन में मैसेज भेजने पड़ेंगे, तब जाके ही आप उनको क्या कह सकते हो, ओवरफ्लो कर सकते हो, या कहे तो जो उनका होस्टिंग है उनको डिस्टर्ब कर सकते हो। लेकिन जब बात करें कि कोई आदमी, छोटा सा आदमी है, जैसे मेरे जैसा छोटा आदमी है, कोई छोटी वेबसाइट होस्ट करके बैठा हुआ है, और मेरे मेल पे एक बार में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मेल आ रहे हैं, तो इससे होगा क्या, जो मेरा होस्टिंग है, कहें कि मेरा जो सर्वर है वो ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वर ओवरलोड हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, मेरा जो नॉर्मल वर्क था वो अब क्या कह सकते हैं कि नुकसान हो जाएगा उस नॉर्मल वर्क का, और अब मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। तो ईमेल बॉम्बिंग आपका ये होती है कि टन्स ऑफ मैसेज भेजा जाता है ताकि आपका जो इनबॉक्स है वो ओवरफ्लो कर जाए, और आपका जो कनेक्शन है होस्ट से, या कहें कि सर्वर से, वो टूट जाए। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है आपका ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स जो है वो कॉन्सेप्ट आया था, कहीं पे लड़ाई हुई थी और एक हॉर्स के शेप में कई सारे सिपाही उसके अंदर घुस के गए थे और जैसे ही वो महल के अंदर गए तो उन्होंने आधे से ज्यादा आपकी सेनाओं को उड़ा दिया। वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने आपको आज एक इमेज भेजी, क्या, गुड मॉर्निंग की, आपका अच्छा मित्र है, आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दोस्त ने आपका दोस्त चाहता है कि वो आपके साथ मस्ती करे या आपको क्षति पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करेगा, वो आपको इमेज तो भेजेगा लेकिन इस इमेज के अंदर इंक्रिप्टेड कोड होगा या कहें कि इंक्रिप्टेड डेटा होगा, जो आपके डाउनलोड करने पर आपके सिस्टम के अंदर अपने कोड को, इन्फेक्टेड कोड को या कहें एन्क्रिप्टेड कोड को स्प्रेड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, ठीक है। तो इसकी शक्ल जो है वो थी फोटो की, लेकिन अंदर क्या था, अंदर भेद करने के लिए कुछ इंक्रिप्टेड कोड था। इसी को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है जो एक वेद प्रोग्राम के रूप में, किसके रूप में, वेद प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। डिलीवरी पद्धति में आमतौर पर एक हमलावर अपने सॉफ्टवेयर के साथ उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वेद सॉफ्टवेयर के भीतर दुर्भावनापूर्ण कोड को छिपाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करता है, ठीक है। अब इसमें सोशल इंजीनियरिंग कैसे हुआ? अब देखिए, जैसे कि आपका मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भैया ये फोटो डाउनलोड कर लो, ठीक है, आपने, भैया आपका तो दोस्त है ना, आप उस पर विश्वास करते हो तभी वो आपका दोस्त है। आपके दोस्त ने आपके सिस्टम में अब इंक्रिप्टेड कोड डाल दिया, आया तो वो फोटो के रूप में था लेकिन अंदर क्या था, इंक्रिप्टेड कोड था या कहें तो मैलवेयर था, ठीक है। तो ये मैलवेयर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा और आगे जाके आपके लिए ट्रबल और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है आपकी वेब जैकिंग। वेब जैकिंग क्या होती है? किसी डोमेन पर कब्जा करके अवैध रूप से किसी वेबसाइट पर नियंत्रण प्राप्त करना वेब जैकिंग के रूप में जाना जाता है। और हमारे पड़ोसी जो मुल्क है या कहें कि पड़ोसी जो कंट्री है, पाकिस्तान और इंडिया, ये आपस में कई बार वेब जैकिंग करते हुए पाए गए हैं। यहाँ के कई सारे ग्रुप्स हैं जो वेब जैकिंग उधर भी करते हैं और पाकिस्तान से भी हमारे पास वेब जैकिंग होती है। अब वेब जैकिंग होती क्या है? अगर आपने कई बार न्यूज खोला होगा तो वहां पे आपने सुनने को मिला होगा कि भैया इंडियन हैकर ग्रुप ने 14 अगस्त को उन पाकिस्तान की 150 वेबसाइट पर जय हिंद या जय भारत या जय श्री राम लिख दिया है। अब हुआ क्या? सबसे पहले उन्होंने उस वेबसाइट पे अवैध रूप से एक्सेस ग्रांट किया या एक्सेस जो है ले लिया और उसके बाद उसके डेटा को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, जो भी हैकर ने अटैक किया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेब जैकिंग कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है क्या, एक टर्म होता है हाईजैक। हाईजैक का मतलब क्या होता है? जब कोई प्लेन जो है वो किसी और के नियंत्रण में हो। तो सेम वे में जो वेब जैकिंग होती है तो उसमें वेबसाइट जो है वो किसी और के नियंत्रण में होती है, कोई उसे और कंट्रोल कर रहा होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेब जैकिंग, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपका पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी आप समझ रहे हो कि इतने बड़े हैं आप लोग, यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो तो पोर्नोग्राफी के बारे में आपको मालूम होगा ही कि पोर्नोग्राफी क्या होता है कि जो अश्लील फोटोज, वीडियोस या कहे कि अश्लील टेक्स्ट जो होते हैं वो इस श्रेणी के अंदर आता है। तो पोर्नोग्राफी क्या है? पोर्नोग्राफी यौन विषय पर या सेक्स के विषय पर सामग्री जैसे कि चित्र, वीडियो या पाठ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य यौन उत्तेजना होती है। आपके जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको प्रोवोक करने के लिए आपका पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पोर्नोग्राफी हमारे इंडिया में बैन है, ठीक है। कई सारी वेबसाइट्स को बैन किया जा रहा है और अभी भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक सब कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी में क्या होता है? पोर्नोग्राफी में क्या है, 18 से, क्योंकि जब भी आप पोर्नोग्राफी वेबसाइट अगर कभी एक्सेस किया है, जो कि नहीं करना चाहिए लेकिन अगर किया है, तो वहां पे जो पोर्नोग्राफी है वो अलाउ की जाती है 18 प्लस बच्चों को या 18 प्लस बालिकाओं को, या जिसने भी एक्सेस किया है तो 18 प्लस होना चाहिए। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या होता है
जो एक्टर्स हैं वो 18 से कम होते हैं या फिर बच्चों को शोषण करके उनकी गलत वीडियो या पोस्ट बनाया जाता है, वही कैटेगरी आपकी क्या कहलाती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में आती है। और ये बहुत ही दुर्लभ चीज है, गलत चीज है, ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। लेकिन भैया हमें पता तो होना चाहिए कि भैया चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती क्या है। तो बाल पोर्नोग्राफी में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को दर्शाने वाली स्पष्ट यौन सामग्री का निर्माण, वितरण या कब्जा शामिल होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, उनकी जैसी सामग्री, जैसे स्पष्ट यौन सामग्री का निर्माण करना, वितरण मतलब निर्माण मतलब क्रिएट करना, वितरण मतलब सेल करना, या फिर उन पर कब्जा करना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, लोग इसे स्टोर करके रख लेते हैं और फिर हाई सेलिंग प्राइसेस पे बेचते हैं। और कहाँ बेचते हैं, इन सब वाहियात चीजों की जो मार्केट है, कह सकते हैं कि क्या है, डार्क नेट है, या क्या है तो डार्क वेब है। ठीक है, और हमारा जो इंटरनेट है वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 1% है, बाकी प्रतिशत आपका डार्क नेट और डीप वेब के कह सकते हैं कि तीन आपके तरीके के वेब्स होते हैं, डार्क वेब एंड डीप वेब और सर्फिंग वेब। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है सर्फिंग वेब। जब आप गूगल याहू पे जाके कोई भी वेबसाइट डालते हैं या कोई भी चीज सर्च करते हैं, वो सर्फिंग वेब है। लेकिन जो चीज सर्च नहीं की जा सकती है, वो इंटरनेट के गलियारियों के अंदर, ये कह सकते कि बहुत डीप है, तो वो डार्क नेट है, या फिर उससे भी गहरा जो है वो है डीप वेब। ठीक है, ये आपके आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन हाँ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैंने बताया है। नेक्स्ट आपका आता है वेबसाइट डीफेसमेंट। ठीक है, वेबसाइट डीफेसमेंट। अब यहाँ पे अगर आप शब्द को तोड़ें तो क्या है, डीफेसमेंट मतलब चेहरा हटा देना। तो इसमें होता क्या है कि किसी की वेबसाइट है और उसकी वेबसाइट का जो डोमेन है उसको मैं हैक कर लूं या उसके डोमेन पे एक्सेस ले लूं और अपनी वेबसाइट चढ़ा दूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है और उसमें पेमेंट होती है। अब पेमेंट में जो कोई क्यूआर कोड लगा हुआ है, यहाँ पे कोई क्यूआर कोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्यूआर कोड लगा हुआ है। इस क्यूआर कोड को हटा दूं मैं और अपना क्यूआर कोड लगा दूं। अब भैया रेस्टोरेंट वाला तो सोच रहा है ना कि पेमेंट उसके यहाँ पे जा रहा है, उसकी वेबसाइट के थ्रू होते हुए जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, पेमेंट अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है। तो वेबसाइट के डोमेन पे कब्जा कर कर, ठीक है, डोमेन पे कब्जा करके या तो मैं अपनी वेबसाइट लगा दूं या उसमें मॉडिफिकेशन कर दूं, उसी को हम कहते हैं वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट एक वेबसाइट पर एक हमला है जो किसी वेबसाइट या वेब पेज के दृश्य स्वरूप को बदल देता है। ये आमतौर पर डिफेसर का काम होता है जो एक वेब सर्वर में सेंध लगाते हैं और होस्ट की गई वेबसाइट को मेलवेयर या अपनी खुद की वेबसाइट से बदल देते हैं। तो होता क्या है, अल्टीमेटली डोमेन पे हमला किया और अपनी वेबसाइट लगा दी, या उसी की वेबसाइट जैसा रखा लेकिन उसमें कुछ चीजें चेंज कर दी जिससे मुझे अल्टीमेटली क्या हो, फायदा हो। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो क्या कहते हैं, साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमारे इंडिया में कुछ रूल्स बने हैं, कुछ एक्ट्स बने हैं, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो देख लेते हैं वो क्या है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो ये जो है मूलत प्रकाशित जो हुआ था, ये क्या है, तो ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था, 9 जून 2000 में ये जो चीज है पब्लिश हुई थी। ठीक है, मतलब पहली बार कब देखने को मिला, 9 जून 2000, तभी तो ये एक्ट आपका क्या है, 2000 है। ठीक है, इससे ध्यान रखना कब ये पहली बार आया था, ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था, 9 जून 2000। नेक्स्ट, कब लागू हुआ, 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, अब इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, तो इसके अंदर 13 अध्याय हैं, 94 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं, 94 सेक्शंस हैं एंड 4 शेड्यूल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 बार मॉडिफिकेशन की गई है इस एक्ट के अंदर। एक बार की गई है 27 अक्टूबर 2008 में और एक की हुई है 5 फरवरी 2009 में। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 फरवरी 2009 में डिजिटल सिग्नेचर्स को लेके जो है इसके अंदर चेंजेस हुए, इसमें मॉडिफिकेशन हुए कि पहले जो डिजिटल सिग्नेचर्स हुआ करते थे वो स्कैन होके किया करते थे, लेकिन अब जो है उसको मैंडेटरी कर दिया कि नहीं, अब आपको डिजिटल सिग्नेचर बाय हैंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसके अंदर चेंजेस हुआ। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इससे रिगार्डिंग।
नेक्स्ट आपका आता है बीएन श्री कृष्ण कमेटी। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसका पढ़ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, बहुत छोटी चीज है इसके अंदर। क्या कि ये जो है, जो बीएन श्री कृष्ण कमेटी है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस बीएन श्री कृष्ण। और कई बार अगर वही वाली बात है, एग्जामिनर का दिमाग फिरा हुआ है, तो वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जस्टिस बीएन श्री कृष्ण को किसने अपॉइंट किया? तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इनको एपीजे अब्दुल कलाम ने इनको अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ये जो कमेटी है, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 10 मेंबर होते हैं, और उनको हेड कौन करता है, या उनको क्या कहते हैं, उनको कह सकते हैं कि निर्देश कौन देता है? तो उनको निर्देश देते हैं बीएन श्री कृष्ण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त जो है न्यायमूर्ति बीएन श्री कृष्ण इसकी अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि जो डेटा प्रोटेक्शन है, एम्फसाइजिंग अ फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, मेन इनका जो फोकस है, या कहें कि मेन जो इनका मोटिव है, वो क्या है? डेटा को प्रोटेक्ट करना या डेटा को संरक्षण करना है। डेटा संरक्षण, एक स्वतंत्रता और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर देना। ठीक है, अच्छा, ये कमेटी कब रिलीज हुई थी? तो कमेटी रिलीज इट्स रिपोर्ट एंड प्रपोज अ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 इन जुलाई 2018 के अंदर जो है ये डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आई थी। जो समिति ने जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट और प्रस्तावित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 जारी किया था। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 जो है वो इन्हीं के द्वारा रिलीज किया गया था। किसके द्वारा? बीएन कमेटी के द्वारा, बीएन श्री कृष्ण कमेटी के द्वारा रिलीज किया गया था। कौन से सन में? 2018 में। कब? जुलाई 2018 में। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज आपकी आती है बुदापेस्ट कन्वेंशन। अब बुदापेस्ट कन्वेंशन क्या है? ये एक यूरोपियन काउंसिल के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं, साइबर रूल्स बनाए गए हैं, जिनको कई सारी कंट्रीज फॉलो करती है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो सबसे पहली बात है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? साइबर अपराध के लिए यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो साइबर क्राइम के लिए। नेक्स्ट है रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगर इसमें है क्या कि है ना, सारी कंट्रीज अपने अपने डेटा प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द क्राइम्स जो उनके यहाँ पे हो रहे हैं, और फिर उसी के रिगार्डिंग वो हेल्प ले पाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की कंट्री से वो हेल्प ले पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरनेशनली कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या होगा? फिर हम लोग साइबर क्राइम से कैसे लड़ेंगे? ठीक है, कन्वेंशन वाज साइंड बाय सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका इन बुदापेस्ट ऑन नवंबर 23, 2001। मतलब नवंबर 23 2021 2001 में, नॉट 21, 2001 में ये जो आपका बुदापेस्ट कन्वेंशन था, वो आपका साइन किया गया कई सारी कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इस कन्वेंशन को साइन किया गया। कहां पे साइन किया गया? जो कि नाम है बुदापेस्ट कन्वेंशन, तो बुदापेस्ट में ही इसको साइन किया गया। अच्छा, ये कब लागू हुआ? तो एंटर्ड इनटू अ फोर्स ऑन जुलाई 1, 2004। कब फोर्स में हुआ? जुलाई 1, 2004। ठीक है, ये तब क्या हुआ? देखो, इस टाइम पे साइन किया गया, या कहें कि रिलीज किया गया, और इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया जुलाई 1, 2004 में, एंड अडॉप्टेड बाय 68 कंट्रीज टिल अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 तक, मतलब पिछले साल तक 68 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, अच्छा, बात कर लें भारत की, तो भारत ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। भारत का अभी कोई प्लान नहीं है इसको साइन करने का, बुदापेस्ट कन्वेंशन को साइन करने का, लेकिन फ्यूचर में हो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो है बुदापेस्ट कन्वेंशन को इंडिया ने साइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आपकी आती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके पेपर में हूबहू भी आ सकते हैं, और डायरेक्ट पॉइंट उठ के आ सकते हैं रिलेटेड टू साइबर क्राइम। ठीक है, सबसे पहला बात कर लें कि इंडिया का फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पे बना था? बैंगलोर में बना था।
अच्छा, इंडिया का ऐसा पहला कौन सा स्टेट है, इंडिया का ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर क्राइम स्टेशन हैं? तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर है कि भारत का पहला राज्य जहां हर जिलों में साइबर पुलिस है, वो है आपका महाराष्ट्र। फिर आता है मोस्ट नंबर ऑफ साइबर पुलिस स्टेशन। अब भैया एक बात बताओ, सारे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन वो है, साइबर पुलिस स्टेशन है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा बी नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन वहीं पे होंगे, साइबर पुलिस स्टेशन। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र इसका आंसर रहेगा। अच्छा, वेबसाइट जहां हम साइबर अपराध के लिए शिकायत कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है क्या, ये जो आपका वेबसाइट है ये है cybercrime.gov.in। तो ये डोमेन है जिसपे आप जाके अपनी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये यूपी के भाई, हम लोग तो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि यूपी का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पे बना था? तो सबसे पहला यूपी का जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो बना था आपका लखनऊ एंड नोएडा के अंदर। ठीक है, नवाबों के शहरों में बना था और नोएडा में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी नवाबों के शहर में है। कहां पे? लखनऊ में। नेक्स्ट आपका आता है, नवाबों के शहर में नहीं है, मतलब ये समझ लो कि नवाबी टुकड़े मिलते हैं, शाही टुकड़े मिलते हैं, तो नवाब भर रहते हैं ना, तो वहीं पे शाही टुकड़े भी मिलते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करेंगे कि यूपी हैज अनाउंस फॉर 57 डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम स्टेशन। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट है, या कहें योगी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया हुआ है, आपका 57 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर साइबर स्टेशन खोलने की बात करी है। लेकिन टिल डेट जो है अभी 18 आपके खुले हुए हैं साइबर स्टेशन। जैसे कि अब यहाँ पे 18 खुले हुए हैं, लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका मिर्जापुर, गोंडा, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, वाराणसी, झांसी, अयोध्या एंड गोरखपुर। यहाँ पे आपके ये ऑलमोस्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, तो ये 9 स्टेशन अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। यहाँ कहें कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गतिविधियां रहती हैं, बाकी और भी है, जैसे सहारनपुर वगैरह है, वहां पे भी आपके साइबर स्टेशन हैं। बट अगर कोई आपसे पूछे कि कितने स्टेशन हैं, तो आपका 18 स्टेशन है इस समय करंटली। लेकिन जो प्रस्तावित किया गया है वो कितने के लिए किया गया? 57 के लिए किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द आपको सॉल्व करवाएं या फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार वालों के साथ रहें और पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से करें। धन्यवाद।